Hello students, in today's lecture we are going to study prism. In prism there is also refraction. ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना इसमें होता है. तो सबसे पहले व्हाट इज अ प्रिज्म, ये तुमने लैब्स में 10th में देखा होगा व्हाट इज अ प्रिज्म. प्रिज्म कोई भी एक तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसपे कुछ सरफेसेस होते हैं बाउंडेड बाय नंबर ऑफ सरफेसेस सच दैट एक सरफेस पे रे इंसिडेंट होता है और दूसरी सरफेस जिससे रे बाहर निकलता है. ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, दिस शुड बी नॉन पैरेलल. अगर ये आपस में पैरेलल हो गए तब तो वो स्लैब वाला केस बन जाएगा. ऑन विच रे इज इंसिडेंट एंड सरफेस थ्रू विच रे इमर्जेस आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल. अब डिपेंडिंग ऑन द बेस, बेस क्या होता है, जैसे मान लो यहां से तुम्हारे पास एक रे आ रहा है, इस सरफेस में गया और यहां से ये बाहर निकल रहा है. तो तुम्हारे पास जिस सरफेस पे इंसिडेंट है और जिस सरफेस से बाहर आ रहा है, इनके जो परपेंडिकुलर प्लेन है, जैसे यहां से रे गया अंदर गया और यहां से बाहर आया, इसके ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. डिपेंडिंग ऑन द बेस कि बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ट्राइंगल है. तो अगर ट्राइंगुलर बेस है तो इट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्रिज्म. अगर बेस तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर है देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्रिज्म. एक एग्जांपल लेते देखो, व्हाट इज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. मोस्टली बच्चे ना क्या करते हैं, यहां से एक रे आया, इसको इसके पैरेलल बना देते हैं. ऐसा कोई जरूरी नहीं होता. यहां से रे आया, ये रे जरूरी नहीं कि इस सरफेस के पैरेलल हो. फिर कहां से जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गया. अब डेंसर टू रेयर जा रहा है तो कहां पे बेंडिंग होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगा. यहां पे टीआईआर भी पॉसिबल है क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रहा है, बट अभी हम वो केस कंसीडर नहीं कर रहे. यहां से रे आया, अंदर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. वैसे तो ये दूसरे सरफेस के लिए दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट इसको बाय कन्वेंशन हम R2 से डिनोट करते हैं. और ये जो रे बाहर जा रहा है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस. नाउ यहां पे तुम्हारे पास क्या लिखना चाहिए हमें, 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1. और इस सरफेस के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, म्यू साइन R2 is equal to 1 sin E. This is called angle of prism, या इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, दिस एंगल. नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ डेविएशन. यहां पे तुम्हारे पास एक रे आ रहा है, ठीक है, एंगल आई, और किस तरह बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो रहा है. तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इस तरह बेंड हो गया, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज. सेकंड केस में भी ये किस डायरेक्शन में बेंड हुआ, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो व्हाट इज टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन इज, दोनों क्लॉकवाइज में, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. डेल्टा 1 ये कितना हो गया, ये पूरा I और ये R था, तो I माइनस R1. एंड सेकेंड केस में ये एंगल बढ़ा है, तो दिस इज E माइनस R2. तो व्हाट इज टोटल डेविएशन, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2. और अब मैं दिखा रहा हूं कि R1 प्लस R2 का क्या वैल्यू है. देखो ये तुम्हारे पास प्रिज्म था, यहां पे कोई रे आया, ये नॉर्मल है, दिस इज R1, ये है A, ये कितना होगा, ये नॉर्मल के साथ ये पूरा नॉर्मल है 90 डिग्री, दिस इज R1, दिस इज 90 माइनस R1. सिमिलरली अगर ये R2 है, ये एंगल आएगा 90 माइनस R2. तो इस ट्राइंगल से अगर चेक करोगे, 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस A, ये कितना है टोटल, 180 डिग्री. तो यहां से सॉल्व करो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A. तो डेविएशन इज I
प्लस ई माइनस ए, ये हमारा टोटल डेविएशन है। ध्यान रखो डेविएशन सिर्फ आई पे डिपेंड नहीं करता है, ई पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम आई को चेंज करेंगे ई भी तुम्हारा चेंज होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म ये कांस्टेंट रहेगा चाहे तुम कैसे भी सॉल्व कर लो। अच्छा, अगर मान लो कोई रे ऐसे आ रहा है, इस तरफ बेंडिंग हुई और ऐसा कुछ चला गया, तो जो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ये एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा और ये तुम्हारा बेस होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि अपर एंगल ही हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ये भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मिनिमम डेविएशन, ठीक है, या डेल्टा मीन। दिस इज डेल्टा मीन। तो एक चीज देखो, यहां पे तुम्हारे पास रे आया, ये जा रहा है, ठीक है, दिस इज R1, ये है R2 एंड दिस इज E। डेविएशन क्या है? I प्लस E माइनस ए। अगर हमें डेविएशन को मिनिमम करना है तो I को कम करके क्या डेविएशन मिनिमम हो जाएगा? कई बार लगता है कि भाई I को सबसे कम कर दो, I को 0 कर दो, उस केस में डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। आंसर इज रॉन्ग। व्हाई? देखो I और E भी आपस में डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। दीज आर एक बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। कैसे? अगर मैं I को बढ़ाता हूं, I को बढ़ाया, देखो 1 sin I इज म्यू साइन R1, तो रिफ्रैक्शन में अगर I बढ़ाते हो R भी बढ़ता है, I0 R0, जैसे से I इंक्रीज करते हो R भी इंक्रीज करता है, तो R1 इंक्रीज करेगा। R1 प्लस R2 ये कांस्टेंट है, तो अगर तुम R1 बढ़ा रहे हो R2 क्या करेगा? डिक्रीज। R2 डिक्रीज कर गया, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E, तो अगर R2 डिक्रीज कर रहा है E भी डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं I बढ़ाता हूं E डिक्रीज करता है। सिमिलरली अगर मैं I डिक्रीज करूं, ठीक है, I डिक्रीज करोगे R1 डिक्रीज हो जाएगा, R1 डिक्रीज हुआ R2 बढ़ जाएगा और उससे E बढ़ जाएगा। तो अगर कोई सोच रहा है कि मिनिमम डेविएशन के लिए I को मिनिमम कर दो, 0 कर दो, I तो तुमने कम कर दिया, बट उस केस में E तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई I और I को 0 करके या E को 0 करके तुम्हारे पास डेविएशन मिनिमम होगा। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। I कम करोगे E बढ़ने लग जाता है, E कम करोगे I बढ़ने लग जाता है। दूसरा पॉइंट, सेम डेविएशन दो वैल्यूज के लिए आता है I की। देखो जैसे मान लो I पे एंगल I पे कोई रे इंसिडेंट है, ये गया E पे बाहर आ गया। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? अगर तुम्हारे पास रे ऑपोजिट आ रहा हो, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना दूं मैं, रे ऐसे आए, E एंगल पे इंसिडेंट हो, तो ये सारी रेज रिवर्स हो जाएंगी ना। तो अगर I एंगल पे इंसिडेंट है, E पे बाहर जा रहा है, और अगर E एंगल पे इंसिडेंट है, I पे बाहर जा रहा है, ये तो सेम है। तो I और E को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 30 डिग्री पे कोई रे आया और वो बाहर 50 डिग्री पे जा रहा है, तो अगर 50 डिग्री पे रे इंसिडेंट करोगे 30 पे बाहर जाएगा। तो सेम डेविएशन का वैल्यू दो वैल्यूज ऑफ I के लिए आता है, राइट। तो डेविएशन वर्सेस जब हम I का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। एक चीज ध्यान रखो, डेविएशन का मिनिमम वैल्यू वो तो I की सिर्फ एक वैल्यू पे ही आएगा। सेम डेविएशन I के दो वैल्यूज के लिए आता है, मान लो I1 पे और दूसरा I2 पे। सेम डेविएशन I के दो वैल्यूज पे आएगा, बट मिनिमम डेविएशन वो I की एक वैल्यू पे ही आता है। दिस इज I1, दिस इज I2। यहां से मुझे एक चीज समझ आती है कि अगर मैं I1 पे इंसिडेंट करूं तो इमर्जेंट एंगल क्या होगा? I2, और अगर मैं I2 पे इंसिडेंट करूं तो इमर्जेंट कितना होगा? I1। तो इस पे मैं आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। क्या करना उस क्वेश्चन में, अगर कोई रे I1 पे इंसिडेंट हो रही है और I2 एंगल बाहर आ जाएगा, अगर I2 पे इंसिडेंट है तो I1 से बाहर आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया मैंने कि भाई I1 बता दिया, I2 बता दिया, और तुम्हें कोई भी चीज फाइंड करनी है, कैसे करना? एक को इंसिडेंट एंगल मान लेना, दूसरे को तुम्हारा इमर्जेंट एंगल मान लेना। और डेल्टा मीन पे I और E आपस में क्या होते हैं? बराबर। देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ I फॉर विच डेल्टा इज मिनिमम।
ये ग्राफ सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है, ये भी ध्यान रखो, दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक। और यहां पे मैं आगे तक एक्सटेंड क्यों नहीं करा, कर सकते हो, 0 से भी स्टार्ट कर लो। डेल्टा का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम डेविएशन 90 डिग्री पे आता है। एट आई इज इक्वल टू 90, डेविएशन इज मैक्सिमम। मैं इस साइड ग्राफ क्यों नहीं प्लॉट कर रहा, क्योंकि ना अगर तुम आई कम करते जाओगे, आई कम कर दिया, R1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, R2 बढ़ जाएगा। तो कभी भी, कई बार ये भी पॉसिबल हो जाता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे TIR हो जाए और इमरजेंट एंगल आ ही ना, बाहर ही ना निकले। तो इसलिए मैं ग्राफ 0 तक प्लॉट नहीं करा। नहीं TIR होगा तो यहाँ पे इमरजेंट एंगल भी आ जाएगा। देर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ आई फॉर विच डेविएशन इज मिनिमम। इस केस में I और E क्या होते हैं, बराबर, फॉर मिनिमम डेविएशन। अगर I और E बराबर हो गए, 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1 ये था, और म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E। तो अगर I और E बराबर है तो उससे क्या हो जाता है, R1 और R2 भी क्या है, बराबर। और R1 प्लस R2 कितना है, A। तो अगर R1 R2 बराबर है तो ये कितने हो जाएंगे, A/2। तो मिनिमम डेविएशन के केस में R1 एंड R2 इज इक्वल टू A/2। तो यहां पे अब इक्वेशन लिखो, 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन A/2। यहां से तुम लोग सोल्व कर लेना और म्यू का या I का किसी का भी वैल्यू निकाल के फिर उससे डेल्टा मिनिमम फाइंड करना। व्हाट इज डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम I और E बराबर है, तो 2I प्लस E, तो I ये दोनों बराबर है इस केस में, माइनस से। तो क्वेश्चन आया कि फाइंड डेल्टा मिन। डेल्टा मिन के केस में ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला केस है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही आता है यूज में। तो R1 इज इक्वल टू R2 A/2 के बराबर। एक बार स्नेल्स लॉ लगा देना, 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन A/2, और डेल्टा मिन क्या होता है, 2I/A। कई बार हमसे पूछा कि जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, और तुम्हें डेल्टा मीन बता देता है। डेल्टा मीन बता दिया, A बता दिया, I निकाल लेना, फिर एक बार इक्वेशन लिख लेना। और डायरेक्टली फॉर्मूला भी बना रहा हूं, I कितना हो गया, I इज डेल्टा मीन प्लस A/2। यहां पे अगर मैं फिल करूं, 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन A/2, या म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ये तुम्हारे पास म्यू का फॉर्मूला है, याद करना हो कर लेना, मैं याद नहीं रखता। मैं बस इतना याद रखता हूं कि एट मिनिमम डेविएशन I और E बराबर होते हैं, R1 और R2 बराबर होते हैं कितना, A/2। उसके बाद मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूं। जैसे क्वेश्चन देखो, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट 50 डिग्री इज रिफ्रैक्टेड बाय प्रिज्म एंड सफर मिनिमम डेविएशन। इंसिडेंट एंगल दे रखा कितना, 50 डिग्री, रिफ्रैक्टेड बाय प्रिज्म, सफर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन है तो EV मतलब कितना होगा, 50। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। फाइंड म्यू एंड डेल्टा मीन, हमें म्यू निकालना है। तो R1 और R2 बराबर होंगे कितने, A/2, दैट इज 30 डिग्री। तो मैं बस अब एक बार स्नेल्स लॉ इक्वेशन लगा, देखो 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, साइन 50 बाय साइन 30। और देखो तुम्हें साइन 50 का वैल्यू नहीं पता ना, तो या तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो क्वेश्चन में या तो गिवन होगा, वैल्यू फिल करके निकाल लेना, या हमें कई बार ना इसका अप्रोक्स लगाना पड़ जाता है। कैसे मैं अप्रोक्स लगाता हूं, साइन 45, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 मतलब कितना हो गया, √2/2, या 1.414/2, 0.707। साइन 53 मुझे पता है, साइन 53 कितना होता है, 4/5, 0.8। तो साइन 50 ना इसके बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, जैसे साइन 49 वो बिल्कुल बीच में है। तो साइन 49 या 50 की वैल्यू बिल्कुल इनके बीचों बीच कितना होगा, 0.71, और 0.8 का जो मिड पॉइंट होगा 0.75, 0.76 के आसपास कुछ आ रही होगी, हल्का सा ज्यादा तो कुछ 0.76 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेशन लगाना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। मैंने कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाया, मुझे साइन 50 नहीं पता था,
45 पता है, 53 पता है, मैंने देखा इसके बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है 49, तो साइन 49 हो गया 0.75 या 0.76 के आसपास, ये उससे कुछ ज़्यादा रहा होगा 0.76, 0.763, तो कैलकुलेटर से चेक करना, वो भी वैल्यू इसी के आसपास आएगी। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, म्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ये 1.52। एंड डेल्टा मीन कितना है 2i माइनस ए, 2 टाइम्स आई कितना है 50 माइनस ए इज 60, तो 100 माइनस 60 कितना हो गया 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला से यहां से ऐसे नहीं लगाना, स्नेल्स इक्वेशन से, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। आई पता है, डेल्टा मीन आ गया, देखो यहां से लगाओगे सेम इक्वेशन बनेगा, डेल्टा मीन प्लस ए, डेल्टा मीन है 40, ए कितना है तुम्हारे पास 60/2, साइन 50 अपॉन साइन ए बाई 2, साइन 30। तो मैं ये फॉर्मूला याद नहीं करता, मुझे बस इतना कंसेप्ट याद रखता है कि R1 R2 बराबर होते हैं और I और E बराबर होते हैं। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म हमें गिवन है, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल्टा मीन हमें फाइंड करना है। देखो इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ए कितना हो गया 60 डिग्री, R1 R2 मिनिमम डेविएशन में बराबर होता है कितना a/2। फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, हमें मिनिमम डेविएशन निकालना, पहले आई निकाल लो, आई कितना हो गया 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज 1.5 साइन R1, R1 कितना हो गया इस केस में, R1 इज a/2। तो यहां से साइन आई का वैल्यू निकाल लो, ये कितना हो गया 3/2 और ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 3/4, तो आई इज साइन इनवर्स 3/4 या 0.75। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तुम्हें ये वैल्यू 0.75 नहीं पता ना, तो कैसे अप्रोक्सीमेटली कैसे निकाल सकते हो, देखो जैसे अभी मैंने कंसेप्ट सिखाया, साइन 45 वो होता है 0.707 या 0.71 के आसपास, साइन 53 ये हो गया कितना 4/5.8 के आसपास। इनका अगर बिल्कुल मिड पॉइंट देखोगे, इनका मिड कितना आएगा, जैसे साइन 53 अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए 0.71 और 0.8 का मिड पॉइंट, ठीक है 0.75 या से बड़ा आएगा हल्का सा, तो ये जो आई का वैल्यू होगा 48 पॉइंट समथिंग या 49 के आसपास आ रहा होगा, तो इसके आसपास कुछ होगा, इसके बीचों बीच या अप्रोक्सीमेटली 48.5 ऐसा कुछ आया होगा। डायरेक्टली पूरा पूरा नहीं बता सकते, अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ होगा। तो व्हाट इज डेल्टा मीन, डेल्टा मीन होता है आई प्लस ई माइनस ए, आई और ई बराबर है, ठीक है मिनिमम डेविएशन है तो 2i माइनस ए। अगर तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो ये आंसर कराना, बट अगर ये आंसर नहीं करा हुआ, एंगल्स में करा हुआ है, तो अप्रोक्सीमेट सा आंसर देख लेना, ठीक है बहुत ज़्यादा उसमें कुछ डिग्री, काफ़ी डिग्रीज का गैप होगा, 5-5 डिग्री का गैप होगा, तो इतना हम गैप इसमें से कवर कर सकते हैं। जैसे तो ये कितना आंसर आ रहा है, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 97 माइनस 60, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए 37 डिग्री के आसपास आना चाहिए। डायरेक्टली अगर किसी ने ये फॉर्मूला लगाना है, ये लगा लो, साइन डेल्टा मीन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। अप्रोक्सीमेशन फिर से तुम्हें यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी, ठीक है साइन a/2 ये हो गया साइन 30 इंटू 1.5, तो 3/4 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस a/2, फिर वो साइन इनवर्स लोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, मैं फॉर्मूला याद नहीं करता, मैं ऐसे निकालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम डेविएशन। अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम डेविएशन फाइंड करो, मैक्सिमम डेविएशन कब आती है, एट आई इक्वल्स टू 90 डिग्री डेविएशन इज मैक्सिमम, ठीक है ये कंसेप्ट याद रखो। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ था, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, आई 90 डिग्री पे तुम्हारे पास डेविएशन मैक्सिमम आता है, तो आई को ले लो 90 डिग्री,
अप्रोक्सीमेटली ऐसे 90 पे इंसिडेंट है या ग्रेजिंग इंसिडेंट है, R1 निकालो, R2 निकालो और फिर E फाइंड करो। तो यहां से सॉल्व करोगे अगर क्या लिखोगे, पहले 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R। तो यहां से साइन R1 कितना आ गया, ये हो गया 1/√2 या R1 इज 45 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद तुम्हारे पास क्या केस आ रहा है, R1 प्लस R2 ये होते हैं A के बराबर। A कितना है 75, R1 इज 45, तो R2 आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लिखोगे, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E। R2 कितना है 30, तो साइन 30 हो गया 1/2। तो यहां से E कितना आ रहा है, E इज 45 डिग्री। तो व्हाट इज डेविएशन इन दिस केस, दिस इज द मैक्सिमम डेविएशन, कितना I प्लस E माइनस ए। I कितना है 90, E कितना है 45 माइनस A। A कितना है तुम्हारे पास, A इज 75। तो यहां से तुम लोग सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है मैक्सिमम डेविएशन, इट इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखो, जब तुम्हारे पास मैक्सिमम डेविएशन पूछा जाए तो I का वैल्यू कितना लेना तुम्हें, 90 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ I सो दैट इंसिडेंट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस। हमने सेकंड सरफेस को ना सिल्वर कर दिया, यहां से कोई रे आया, सेकंड के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस कब कर रहा होगा, अगर रिफ्लेक्शन में पाथ रिट्रेस कब होता है, या डेविएशन 180 कब होता है, जब तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, 0 या नॉर्मल इंसिडेंट हो। तो ये तुम्हारे पास नॉर्मल इंसिडेंट हो गया, ये 30, ये 60 आएगा और ये कितना आएगा 30 डिग्री। तो एक बार जल्दी से स्नेल्स लॉ लगा दो, 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R। R कितना आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री। तो साइन I साइन 30 1/2, ये हो गया 1/√2। तो इसका मीनिंग है I इज 45 डिग्री। नेक्स्ट केस, तुम्हारे पास एक प्रिज्म गिवन है, एंगल इसका रिफ्रैक्टिव एंगल है 60 डिग्री, एक रे आ रहा है ग्रेजिंग इंसिडेंट पे, और सेकंड केस में वो विदाउट डेविएशन पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हो, ये 90, ये 30 रहा होगा, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 60, ये एयर है, 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन 60। I कितना है तुम्हारे पास 90, तो म्यू का वैल्यू यहां से निकाल लो, म्यू इज कमिंग आउट टू बी, साइन 60 होता है √3/2, तो यार है 2/√3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो इससे भी चेक कर सकते हो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास नॉर्मल इंसिडेंस है तो R2 90 नहीं है, R2 कितना है 0, R2 इज 0, A इज 60, तो R1 कितना आ गया, R1 इज ऑल्सो 60। नेक्स्ट, एक रे यहाँ पे कुछ नॉर्मल इंसिडेंट है, ये एंगल है थीटा। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस AB, ये AB फेस है, डज नॉट क्रॉस फेस BC। इस फेस को क्रॉस ना करे, मतलब क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, TR हो जाना चाहिए। तो रे ऐसे आए, नॉर्मल इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, रिफ्रैक्शन भी 0, ये ऐसे ही पास कर जाएगा। ये एंगल है 90, ठीक है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये है 90, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया तुम्हारे पास 90 माइनस थीटा। मैं चाहता हूं यहाँ पे क्रॉस ना करे, मतलब TR हो जाना चाहिए। अब एक बार स्नेल्स लॉ लगा दो, 3/2 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 6/5 साइन 90। तो 3/2 कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 हो गया 1, कोस थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है, कोस थीटा इज 4/5, या थीटा कितना हो गया, थीटा इज 37 डिग्री।
अब मुझे ये बताओ, टी आर अगर चाहते हो तो इस एंगल से थीटा बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ये चेक करो। कैसे चेक करोगे? ये जो एंगल है तुम चाहते हो टी आर हो, तो ये एंगल हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 90 माइनस थीटा सी, ये 90 माइनस थीटा, ये क्रिटिकल एंगल है। अगर तुम चाहते हो टी आर हो तो क्रिटिकल एंगल बढ़ाओगे, मतलब ये वाला एंगल हम इंक्रीज करेंगे तो थीटा डिक्रीज करेंगे। अगर तुम चाहते हो रे क्रॉस ना करे तो थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 37 डिग्री, इससे कम होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास अगर सेकंड फेज पे टी आर हो रहा है तो क्या कंडीशंस आ सकती हैं। देखो यहाँ पे क्रिया आया, ये R1 पे गया, ये R2 पे गया, फिर ये E। अगर मैं I को इंक्रीज करता हूँ, I इंक्रीज करोगे 1 साइन I इज म्यू साइन R1। रिफ्रैक्शन में अगर I इंक्रीज करो तो R भी इंक्रीज करता है, चाहे डेंसर टू रेयर जाए चाहे रेयर टू डेंसर हो, कुछ भी केस हो। अगर R1 बढ़ेगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये कॉन्स्टेंट होता है। तो R1 अगर इंक्रीज करोगे, R2 क्या करेगा? डिक्रीज, और E भी क्या करेगा? तो तुम्हारे पास क्या है, R2 डिक्रीज करता है तो E भी डिक्रीज करता है। तो अगर तुम I बढ़ाते जाते हो, R1 बढ़ता है, R2 कम होता है, और यहां पे ये डेंसर टू रेयर जा रहा है। तो अगर मैं I इंक्रीज करता रहूं, R2 डिक्रीज होता है, R2 डिक्रीज करेगा तो TIR होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? क्या है? चांसेस ऑफ TIR डिक्रीजेस। क्या रीजन है? अगर TIR करवाना है तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखना चाहिए। अगर जितना ये एंगल स्मॉल होता जा रहा है उतना तुम्हारे पास TIR होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो इफ TIR अकर्स, ऐसे अगर मैं I डिक्रीज करूं, R1 डिक्रीज करेगा, R2 बढ़ेगा। तो जैसे जैसे I कम करते जाओगे तुम्हारे पास R2 बढ़ता जाता है। चांसेस ऑफ TIR या प्रोबेबिलिटी ऑफ TIR इंक्रीजेस। तो I का अगर मैं मिनिमम वैल्यू कर दूं, I का मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? I इज इक्वल टू 0। अगर इस केस में भी तुम्हारा TIR नहीं हुआ, इफ TIR डज नॉट अकर फॉर I इज इक्वल टू 0, TIR won't occur for any value of I। अगर इस वैल्यू पे भी TIR नहीं हुआ तो किसी भी वैल्यू पे TIR हो ही नहीं सकता। क्यों? I जैसे से कम होता है, R1 डिक्रीज करता है, R2 बढ़ता है, चांसेस ऑफ TIR बढ़ते हैं। तो I के जब I सबसे कम होगा तो चांसेस सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो I का सबसे कम वैल्यू है 0। अगर इस केस में भी तुम्हारे पास चांसेस सबसे ज्यादा है, अगर इस केस में भी TIR नहीं हुआ, कभी भी TIR नहीं होगा, क्योंकि I 0 करोगे R1 0 होगा, R2 तुम्हारा मैक्सिमम होगा A के बराबर। अगर उस केस में भी TIR नहीं हो रहा फिर भूल जाओ, कभी TIR नहीं होगा। सेकंड, इफ TIR अकर्स फॉर I इज इक्वल टू 90। अगर मैं I बढ़ाऊं, R1 बढ़ता है, I बढ़ाते जाओगे R1 बढ़ेगा, R1 बढ़ेगा तुम्हारे पास R2 कम होगा, तो चांसेस ऑफ TIR कम होते जाते हैं। तो I का मैक्सिमम वैल्यू जब होगा, R1 इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम। R2 इस केस में क्या होगा? R1 इज मैक्सिमम। R2 इस केस में क्या होगा? मिनिमम। I के बाकी सब वैल्यूज में R2 इस वैल्यू से बड़ा आएगा। तो अगर इस केस में तुम्हारा TIR हो गया तो TIR विल अकर फॉर एनी वैल्यू ऑफ I। मीनिंग अगर I इज इक्वल टू 90 के लिए तुम्हारा TIR हो गया तो I का कोई भी वैल्यू ले लो, 60, 30, 45, हमेशा TIR होगा ही होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू 90 सबसे कम पॉसिबिलिटी है यहाँ पे TIR होने की। अगर I इज इक्वल टू 90 पे भी हो गया, बाकी सब एंगल्स के लिए तो पक्का ही होगा। क्यों? देखो I 0 रे नॉर्मली इंसिडेंट है, I 0, R1 भी 0। तो तुम्हारे पास R2 किसके बराबर हो गए? 90 माइनस है ये A, R1 प्लस R2 A होता है ना, तो इस केस में R2 A होगा। तो अगर तुम्हारा ये A क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो अगर मैं चाहता हूं यहां पे भी TIR ना हो तो क्या केस है? अगर ये A, इस केस में R2 इज इक्वल टू A,
अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो इस केस में टी आई आर नहीं होगा। इफ R2 इज लेस देन क्रिटिकल एंगल या A इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो 0 डिग्री वाले केस में भी टी आई आर नहीं हो रहा, और 0 डिग्री वाले केस में तो टी आई आर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर तुम्हारा A थीटा सी से छोटा हो, किसी भी एंगल के लिए टी आई आर हो ही नहीं सकता। सेकेंड केस, I इज इक्वल टू 90, ये R1 आ गया। इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, सेकंड में मैंने बोला था कि अगर 90 के लिए तुम्हारे I इज इक्वल टू 90 के लिए टी आर हो गया, I इज इक्वल टू 90 के लिए टी आर हो गया, मतलब ये 90 हो गया। क्या इक्वेशन है? 1 साइन I इज म्यू साइन R1, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E भी 90 है, तो यहां से R1 R2 बराबर आ रहे हैं क्योंकि I और E बराबर है, कितना? A/2। तो अगर तुम्हारा ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बराबर या इससे बड़ा हुआ, या A तुम्हारा 2 थीटा सी से बड़ा हो गया, तो इस केस में टी आर हो जाएगा। I 90 है, R1 इस केस में मिनिमम है, R1 सॉरी मैक्सिमम है, और R2 तुम्हारा मिनिमम है। तो अगर इस केस में भी टी आर हो गया तो तुम्हारे पास I की किसी भी वैल्यू के लिए टी आर होगा। तो यहाँ से दो चीज़ें समझ आती हैं, अगर A थीटा सी से छोटा हो कभी टी आर नहीं होता, अगर 2 थीटा सी से बड़ा हो किसी भी वैल्यू ऑफ I के लिए तुम्हारे पास टी आर हो जाता है।